हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज यूनिसेफ का स्थापना दिवस भी है। वहीं आज 11 दिसंबर को एक और खास दिन है, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता की एक सीख भी दी है कि कर्म न करना भी एक कर्म है। अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो सही कर्म करते रहें, लेकिन कभी गलत कर्म ना करें, भले ही आप कोई कर्म ना करें। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आज की एकादशी का व्रत करने से मोह और पाप वगैरह से हमें छुटकारा मिलता है। अगहन शुक्ल एकादशी पर आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन का संदेह दूर किया था। यही वजह है दोस्तों कि आज के दिन को श्रीमद् भगवत गीता जयंती के रूप में हम मनाते हैं। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गीता स्वयं एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, है ना। तो अगेन आप सभी भाइयों बहनों को गीता जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सबको जिंदगी में एक बार भगवत गीता तो जरूर पढ़नी चाहिए। लिटरली बता रहा हूँ, आपकी आंखें खुल जाएगी, जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा अगर आपने गीता का ज्ञान पा लिया तो। चलिए एक काम करते हैं, आज गीता जयंती के मौके पर भगवत गीता की कुछ मुख्य सीख आपको बताता हूँ। कृष्ण ने कहा कि भगवान पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही वो किसी कर्म के बंधन में बंधते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता का होना आवश्यक है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन कारकों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, है ना। और दोस्तों, आज गीता जयंती के मौके पर देश भर में कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के आयोजन भी होंगे। ऑनलाइन गीता महोत्सव से भी जुड़ेंगे स्कूलों के बच्चे भी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, आज देश भर में 51 केंद्रों पर शुरू होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे ग्रैंड फिनाले का। इस फिनाले में 1300 छात्रों की टीमें हिस्सा ले रही है। ये 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर में शुरू होने जा रहा, जो कि 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं खबर है दोस्तों, पीएम मोदी आज नई दिल्ली में बुधवार को तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह भी जारी करेंगे। खबर है कि एक बार फिर से हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित किया गया कल भी। और वहीं महिलाओं को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ग्रामीण भारत की साक्षरता दर में शानदार तेजी देखी गई और साक्षर महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। मतलब गाँव में अब ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, देश में साक्षरता का रेशियो बढ़ रहा है, अच्छी बात है ना। चलिए बांग्लादेश के मामले पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे देश भर में कई अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने मार्च भी निकाला और इस मार्च में साधु संत भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई से लेकर असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी वगैरह कई राज्यों में देश भर के लोग रैलियां निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कुछ अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी इसका विरोध देखा जा रहा, 5000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं। हरियाणा पंचकुला में भी देखिए बांग्लादेश के खिलाफ रोष मार्च निकाला, हिंदुओं पर हो रहे हमले की निंदा भी की। हरियाणा हिसार में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया, हिंदू संगठनों ने बैनर लेकर मार्च निकाला। पंजाब में भी देखिए प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। अब तो केंद्र सरकार से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की भी मांग की है लोगों ने। इधर बांग्लादेशी हिंदुओं का भी ये कहना है कि भले ही हम भारत की जेल में रह लेंगे, लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं लौटेंगे। त्रिपुरा के अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशी बैन कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को अपराधी कहा था, तो उसके बाद ये भी काफी बवाल मचा हुआ है। वैसे हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मुस्लिमों ने भी दुआ की, कलियर साहिब पाक की दरगाह पर चादर भी चढ़ाई। उत्तराखंड देहरादून में ये मुस्लिम भाई लोगों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में भी इस हिंसा को लेकर विरोध किया जा रहा। और अब खबर तो ये दोस्तों कि बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और केस दर्ज कर दिया वहाँ की सरकार ने। यहाँ तक कि उनके समर्थकों पर भी हमला करने का आरोप लगा है। और इस बीच एक बार फिर से भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालातों पर चिंता जताई। बांग्लादेशी सचिव भी बोले कि हमारा आंतरिक मामला है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, टीबी को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि टीबी उन्मूलन मामले में भारत को बड़ी उपलब्धि मिली है। देश में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% तक की गिरावट देखी गई। मतलब भारत में टीबी के मामले लगातार गिर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी बीच भारत सरकार का भी मिशन है 2025 से 30 के बीच भारत को टीबी मुक्त बनाना। मतलब टीबी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। हिंद महासागर में अब चीन की खेर नहीं, आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी खूबियां इस आईएनएस तुसिल में, क्योंकि रूस ने भारत को सौंप दिया है ये गाइडेड मिसाइल से लेस आईएनएस तुसिल। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और हाई रेंज की मिसाइलें भी लगी हुई हैं। ऐसे 3 युद्धपोत की डिलीवरी और बाकी है। फिलहाल एक तो आ चुका है, तो इससे भी हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी, है ना। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी प्लान है दोस्तों। इसरो ने नौसेना के साथ गगनयान की वेलडेक रिकवरी शुरू की। वेलडेक का मतलब ऐसा शिप जिसमें पानी भरा जा सके, उसके अंदर ही नाव और लैंडिंग क्राफ्ट्स वगैरह आकर रुक सके, समझ रहे हो। तो इसरो की
तरफ से भी ये मिशन की शुरुआत की गई है ना। चलिए, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। शंभू बॉर्डर से सरवन सिंह पंदेर का ऐलान, 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। आखिरकार किसान भाई लोग अब अपना सब्र तोड़ चुके हैं, सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है। तो अब खबर है कि 14 दिसंबर को किसानों ने फिर से दिल्ली कूच करने का प्लान बनाया है। वैसे हाल ही में आपको पता होगा 2 बार तो किसानों को पुलिस खदेड़ भी चुकी है। हाई कोर्ट ने भी शंभू और खनौरी बॉर्डर खोलने की याचिका सुनने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल मना कर दिया था। तो इसी बीच किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान से पहले ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर हुई कि एमपी केजीपी इंटरचेंज पर नाकाबंदी भी बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। और खबर है दोस्तों, पंजाब के खनौरी में तो कल खाना भी नहीं बनाया गया। मंगलवार को किसानों ने भूख हड़ताल की, डल्लेवाल का आमरण अनशन 14 दिन भी जारी रहा। चलिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए आप। भारत के इस चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स फर्म के द्वारा भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी रिपोर्ट बताई गई है। चलिए, खबर देखिए, 11 दिसंबर को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सदन में पेश करेंगे वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा विशेष सत्र के तीसरे दिन आज ये विशेष बजट पेश किया जाएगा। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, भारत नेपाल सांस्कृतिक सम्मेलन में श्री कांतिन रावल को अटल सेवा श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चलिए, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑटो वालों को बड़ा तोहफा दिया। अब जो दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते हैं उन लोगों को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलेगा और उनके बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके अलावा भी ऑटो रिक्शा चलाने वालों की बेटी की शादी होने पर 1 लाख रुपए तक दिल्ली सरकार सहायता राशि भी देगी। और भी दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑटो चालकों के लिए 5 बड़े ऐलान किए हैं। बच्चों की कोचिंग से लेकर शादी तक खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी सरकार की तरफ से भी दिल्ली वासियों के लिए घोषणा की गई ऑटो चालकों के लिए, जिसमें भाजपा ने गारंटी दी कि ऑटो चालकों के बच्चों की स्कूल शिक्षा निःशुल्क रहेगी, उच्च शिक्षा में सरकारी वजीफा मिलेगा, जीवन बीमा का कवर और पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। और बाकी इधर आम आदमी पार्टी के दावे तो मैंने आपको बता दिए है ना। केजरीवाल ने खुद वीडियो में सामने आकर कहा कि ऑटो ड्राइवरों का 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवाएंगे और बेटी की शादी के लिए 1 लाख और वर्दी के लिए 5,000 रुपए अलग से देंगे। ऐसा। चलिए, अगली खबर देखिए दोस्तों, गाड़ियों को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि अप्रैल से नवंबर के बीच हमारे देश में 1 करोड़ 80 लाख गाड़ियां बिकी। नवंबर महीने में मारुति कंपनी ने सबसे ज्यादा 1.25 लाख से भी ज्यादा कारें बेची। 2 व्हीलर में लगभग 9 लाख सेल्स के साथ हीरो कंपनी टॉप पर रही। ये कुछ अलग अलग कंपनियों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। 2 व्हीलर 3 व्हीलर कॉमर्शियल व्हीकल में सेल्स का रेशियो क्या रहा। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और अपडेट है, टोयोटा कंपनी भी अपने इनोवा हाई क्रॉस मॉडल को 36,000 रुपए तक महंगा करने की घोषणा कर दी है। अब इसकी शुरुआती कीमत 19,94,000 रुपए तक होगी। वैसे मैंने आपको ये अपडेट बताया था ना कि नए साल 2025 से ही 4% तक महंगी हो जाएगी गाड़ियां और खाने पीने की चीजें भी और ज्यादा महंगी होगी। यानी उच्च खाद्य महंगाई की वजह से भी परेशान लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी अब, क्योंकि दोस्तों मारुति कंपनी के बाद टाटा और किया वगैरह सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों की गाड़ियां महंगी होने जा रही है। कंपनियों ने 2 से लेकर 4% तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी के पीछे वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बढ़ना है। चलिए, अगला अपडेट देखिए, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2025 से लागू होगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम और इस योजना से हमारे देश में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जो शोधकर्ता स्टूडेंट हैं, रिसर्च करते हैं किसी पर, उन छात्रों के लिए ये नई योजना पेश की है और इस योजना के तहत उन्हें अब रिसर्च पेपर के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना के तहत 1 करोड़ 80 लाख छात्र जो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिसर्च कर रहे हैं, तो वे अब नए साल 1 जनवरी 2025 से दुनिया भर के प्रमुख रिसर्च जर्नल्स में अपनी रिसर्च को शोध पत्रों तक पहुंचा सकेंगे, प्रकाशित कर पाएंगे। ये नई सुविधा देगी केंद्र सरकार ONOS योजना के तहत, है ना। समझ रहे हो ना, मतलब सरकार का मकसद है सभी शोध और लेखों को समान पहुंच मिले, इसलिए सरकार अगले साल से ये योजना शुरू करने जा रही है, एक देश एक शुल्क योजना। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए। अभी हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है। संसद में सरकार की तरफ से आंकड़ों में बताया गया कि देश भर में तकरीबन 994 इस तरह की प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ का अवैध कब्जा है। केंद्र सरकार ने संसद में कुल 8,72,352 प्रॉपर्टीज की डिटेल दी जिन पर वक्फ का कब्जा है, चल या अचल संपत्तियां वक्फ के नाम वो पंजीकृत हैं। और कल ही आपको बताओगे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की बेटी ने हिंदुत्व को लेकर कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे, हिंदुत्व को बीमारी बताया था। तो उस बयान के बाद अब गिरी महबूबा मुफ्ती की बेटी जम्मू और दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। इधर देखिए, जम्मू के फारूक अब्दुल्ला भी बोले कि रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली मुहैया कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में बसाया, हमने नहीं। चलिए, खबर है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आखिरी दिन भी समाप्त हुआ। वो बोले कि फैसले लेना बहुत कठिन होता है, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की। ये 6 साल तक हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर रहे, लेकिन अब आज से ही संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर।
आज 11 दिसंबर को ये अपना पदभार संभालेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को अब आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। और अब मार्केट एक्सपर्ट का भी अनुमान है कि अगले 3 महीनों में कंजप्शन बढ़ेगा। नए आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल में स्थिरता आने की भी उम्मीद है। नए आरबीआई गवर्नर साल 2025 में ब्याज दरों में कटौती का तोहफा भी दे सकते हैं। इससे भारत की इकोनॉमी जीडीपी पर भी अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2025 में आरबीआई अपनी एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, मतलब रेपो रेट कम कर सकता है। तो अगर रेपो रेट गिरते हैं तो बैंक से लोन लेना वगैरह भी सस्ता होगा, है ना। वैसे अपने कार्यकाल के आखिरी दिन शक्तिकांत दास ने अपने सहयोगियों का भी आभार जताया और नवनियुक्त गवर्नर ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने का प्रयास करेंगे हम। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के दौसा में जो मैंने आपको बताया था ना, कल 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा। भूखा प्यासा सोमवार दोपहर 3 बजे के बाद से ही ये 160 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसका अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। 5 देसी जुगाड़ लगाए लेकिन सभी फेल हो गए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस रेस्क्यू स्पॉट पर पहुंचे। हम आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा सुरक्षित निकल जाए। ये रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिर कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, इसके बजाय रोजगार के नए अवसर क्यों नहीं बनाए जाते हैं। अभी फ्री राशन योजना का 81 करोड़ लोग सुविधा ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। सिर्फ टैक्स पेयर्स ही इस योजना से बाहर हैं। यही वजह दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी फटकार लगाई केंद्र सरकार को इस मामले पर भी। चलिए खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने 2 वीडियो जारी किए, जिसमें एक वीडियो में तो वो बोलते हैं कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है, मतलब वो उनके भाई के लिए कहते हैं, जो कि बाबा बागेश्वर धाम है और इनके भाई का नाम सालिग्राम है। उन्होंने वीडियो में पहले तो इन दोनों के बीच संबंध तोड़ने का दावा किया था, फिर नया वीडियो जारी किया, मुकरे और बोले कि मेरी बात गलत तरीके से पेश की गई। चलिए खबर है दोस्तों। मंदिरों में नेताओं के पोस्टर लगाने के मामले पर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, नेताओं के चेहरे नहीं। वहीं खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 185 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। हाईवे के रास्ते में थी ये मस्जिद, इसलिए इसे बुलडोजर चलाकर ढहाया गया। घटना का विरोध न हो इसलिए 25,000 लोगों को नजरबंद किया गया। 500 मीटर एरिया सील कर दिया। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। वहीं खबर है कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर केस का जो मामला हुआ था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा और हिंसा रोकने पर सुझाव भी मांगे हैं और नेशनल टास्क फोर्स से कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर रिपोर्ट दें। खबर है दोस्तों। मणिपुर के इम्फाल में अफस्पा कानून के विरोध में लोगों ने रैली भी निकाली। महिलाओं और बच्चों की जान जाने के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी भी किए। ये लोग यहाँ पर लागू विशेष कानून अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को फिर से लागू करने और जिरीबाम में 3 बच्चों और 3 महिलाओं की जान जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया। चलिए खबर है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 60 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए। इस पर किरण रिजिजू भी बोले कि विपक्ष सभापति का अपमान करता है, बहुमत हमारे पास है। चलिए खबर है। मोटा अनाज आधारित रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से PLI SMBP नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का मकसद है दोस्तों मिलेट्स फूड यानी मोटे अनाज को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही मोटे अनाज से जो रेडीमेड मील वगैरह और भी कई अलग अलग तरह की चीजें जो बनाई जाती हैं, उनको भी सरकार अब इस योजना के जरिए प्रोत्साहन देगी, बढ़ावा देगी। अच्छी बात है, एटलीस्ट फायदा किसानों को ही हो रहा है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आपका जी करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी DLS न्यूज चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियों के वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा एक बार। आप खुद यही कहोगे कि हाँ यार DLS भाई वाकई में बड़ी मेहनत करके काम की अच्छी जानकारियां बताते हो। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप खुद बोलोगे। जाओ देखो एक बार। तब तक मैं आपको बता देता हूँ मौसम अपडेट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी है। बिहार झारखंड और बंगाल में घना कोहरा छाया, बर्फ से ढके केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी है। कुछ राज्यों के मानसून हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में 3 दिन शीतलहर का अलर्ट, 15 शहरों में सर्द हवाएं चलेगी। और आज तो पूरे राजस्थान में भी शीतलहर चलेगी। जैसलमेर अलवर समेत 12 जिलों के लिए तो स्पेशल कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ठंड से बचाव करें, खुद का भी ध्यान रखें। घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे बच्ची हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, है ना। टोपा वगैरह लगाएं उनके। उत्तर प्रदेश में भी देखिए सीजन में पहली बार शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। 42 जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर तक रही है। पंजाब चंडीगढ़ के 11 जिलों में भी शीतलहर का अलर्ट है। हरियाणा में भी 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट है। 8 जिलों में हालात और बिगड़ सकते हैं। और बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। 4 डिग्री तक पारा और गिरेगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। झारखंड में भी 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान, ठंड और बढ़ेगी।
वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए बर्फबारी में झूमे टूरिस्ट, होटलों में ऑक्यूपेंसी डबल हुई, पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ी, माइनस में 14 शहरों में पहुंचा तापमान हिमाचल में भी। उत्तराखंड के भी पर्यटन स्थलों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 5 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों प्रदूषण पर भी खबर आ रही है कि एक दशक में मतलब पिछले 10 सालों में पहली बार दिल्ली में दिसंबर में 4 दिन तक हवा साफ रही। AQI में गुणवत्ता का काफी सुधार देखा गया। वैसे पोल्यूशन पर एक और खबर आ रही है कि प्रदूषण रोकने का फंड राज्यों ने सड़कें और फुहारे बनाने में खर्च किया। सरकार की तरफ से इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की गई, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए दोस्तों लगातार तीसरे दिन गोल्ड के दाम में इजाफा यानी बढ़ोतरी देखी गई। 1250 रुपए तक सोना महंगा हुआ पिछले 3 दिन में, जबकि बीते दिन चांदी में बहुत तेज बढ़ोतरी देखी गई। एक ही दिन में चांदी 1010 रुपए बढ़कर अभी 92,810 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है, और सोना भी आज 483 रुपए बढ़कर 77,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये प्राइस भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट के अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन शेयर बाजार फ्लैट रहा। सेंसेक्स में मात्र 1 अंक की तेजी देखी गई, निफ्टी में 8 अंक की गिरावट रही। और दोस्तों रिपोर्ट आ रही है कि बीते महीने नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% तक घटा है। लार्ज कैप फंड के इनफ्लो में भी लगभग 26% की गिरावट आई है, और स्मॉल कैप में 4,883 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ लोगों द्वारा मतलब किया गया म्यूचुअल फंड में। और खबर है कि HDFC बैंक के शेयर को लेकर 40 ब्रोकरेज फर्म इस पर बुलिश है, मतलब इस स्टॉक में आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों के लिए भी खबर है 11 दिसंबर को खुलेगा मेगा मार्ट का IPO भी, और भी आज कई नए IPO ओपन होने जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था डिटेल। और कल 12 और परसों 13 तारीख को भी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का IPO ओपन होगा। इसमें आप 17 दिसंबर तक निवेश कर पाएंगे। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में ट्रंप के रिहायशी टावर तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद 6 नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुके हैं। अपार्टमेंट की न्यूनतम कीमतें तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही भारत में उनके रिहायशी प्रोजेक्ट ट्रंप टावर को और तेज गति मिली है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। OBC वर्गीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। हाल ही में किसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। बिहार वालों के लिए तो अच्छी खबर, उनकी चांदी चांदी होने वाली है। अब सोलर प्लेट लगाने पर इतना रुपए तक अनुदान मिलेगा। दरअसल PM सूर्यघर योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने पर आपको पता होगा सरकार खुद 40% तक का अनुदान सब्सिडी के रूप में देती है ना। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल वगैरह ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और बिहार सरकार ने अब इस पर स्पेशल ऑफर निकाल करके एक घोषणा कर दी है कि घरों में सोलर प्लेट लगाने पर सीधा 78,000 रुपए तक का अनुदान मिल पाएगा, मतलब इतनी छूट मिलेगी, समझ रहे हो। चलिए टेक न्यूज से बड़ी अच्छी खबर है। गूगल कंपनी ने NCERT के साथ साझेदारी की। 29 भाषाओं में लॉन्च होंगे यूट्यूब चैनल। साइन लैंग्वेज भी इसमें शामिल होगी, जिससे कि स्टूडेंट छात्र छात्राएं मतलब ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए पढ़ाई कर पाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका पंजाब राज्य। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। और एक श्रद्धांजलि, कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री SM कृष्णा जी का निधन हो चुका है। इनके कुछ अचीवमेंट्स देखिए, पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इंदिरा गांधी सरकार में ये मंत्री भी रहे। दोस्तों बताया जाता है कि लगभग 50 साल तक कांग्रेस के साथ ये रहे, इनका पुराना रिश्ता रहा। और अभी कुछ सालों पहले मार्च 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। माना जाता है कि कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु को इन्होंने IT हब बनाया। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह ने भी खुद ये कहा है कि वो 2004 में मेरी जगह PM भी बन सकते थे। मतलब देखा जाए दोस्तों तो SM कृष्णा एक बहुत ही कुशल राजनीतिक की रह चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। अब तक 7 लोगों की जान चली गई, 49 घायल हुए। बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन पहली बार बस चला रहा था ये ड्राइवर। मुंबई के कुर्ला में एक BEST की बस ने रात में कई लोगों को कुचल दिया, और कुचले जाने वाले लोगों की भीड़ में से अब तक 7 लोगों की तो जान भी जा चुकी है, देखिए जरा। और यूपी के हाथरस में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, इसमें भी 7 लोगों की जान चली गई। CM योगी आदित्यनाथ ने सहायता राशि देने की भी घोषणा की है मुआवजे के रूप में। हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों एक प्राइवेट बस खाई में गिरी, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोगों की जान जाने की खबर है, बल्कि 9 महीने के बच्चे समेत 42 लोग इसमें सवार थे। चलिए टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेज़न कंपनी भी अब क्विक कॉमर्स सेक्टर में अपने कदम रखने जा रही है। 15 मिनट में डिलीवरी करेगी आपको घर पर सामानों की। फिलहाल ये सुविधा हमारे देश के बेंगलुरु शहर से शुरू होने जा रही है। चलिए खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल, सिक्किम ये सभी राज्य जो है ना, मतलब ये APBS प्रणाली को क्रियान्वित करने वाले देश के टॉप राज्य बन चुके हैं। आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम APBS मतलब, समझ रहे हो। चलिए खबर है दोस्तों, PM मोदी कल तो नहीं परसों 13 दिसंबर को महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। SPG PMO की टीम ने डाला डेरा। तकरीबन 3 घंटे 15 मिनट तक PM का कार्यक्रम प्रस्तावित है प्रयागराज में। टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बंगाल के
शहरों में अब हर 5 साल में बढ़ेगा संपत्ति कर, जिससे कि प्रॉपर्टी वगैरह की कीमतों में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से विधानसभा में इस तरह का संशोधित विधेयक भी पारित कर दिया। ओके, और साइबर क्राइम पर देखिए सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसके आंकड़े भी जारी किए। सरकार का कहना है कि साइबर ठगी पर एक्शन लेते हुए 9 लाख शिकायतें आई, जिनमें से 3431 करोड़ रुपए बचाए लोगों के। 7 लाख मोबाइल सिम कार्ड को ब्लॉक किया। केंद्र सरकार की तरफ से ये अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़े बताए गए हैं। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खबर है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी किया जा सकता है। वही देखिए महाराष्ट्र ठाणे में भी 58 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, और भारत में अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को एक और आदेश जारी किया। कहा कि दया याचिकाओं पर विचार करने के लिए कोर्ट कचहरी न्यायालयों में मतलब एक अलग से सेल बनाई जाए। तो ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कहा आदेश में कि महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे केंद्र सरकार। अदालत ने बोला कि किसी को हाँ और किसी को ना, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर स्थायी कमीशन होना चाहिए महिला सैन्य अधिकारियों के लिए। चलिए खबर है दोस्तों, पार्लियामेंट में सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक। आम राय बनाने के पक्ष में है केंद्र सरकार, और अगर ये विधेयक पेश होता लागू हो जाता है तो हमारे देश में अब इलेक्शन यानी कि चुनाव एक साथ होंगे एक ही समय में। वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश लागू हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण में अब नहीं चलेगा मैनुअल। स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र रिन्यूअल में रुकेगा फर्जीवाड़ा। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने को लेकर यह नया नियम लागू होने जा रहा। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मैनुअल जमा नहीं कराया जाएगा, बल्कि अब प्रमाण पत्र जारी करने वाली सीएमओ कार्यालय की टीम ही परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेगी। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आईटी क्षेत्र में हमारे देश में 20% तक बढ़ेगी भर्तियां, मतलब नौकरियां मिलेगी लोगों को। दावा किया जा रहा है कि विशिष्ट तकनीक भूमिकाओं में 35% तक युवाओं की मांग बढ़ेगी आने वाले समय में। चलिए खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में भी 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। विधानसभा के संयुक्त सत्र में बोले राज्यपाल। वही देखिए सस्ते में ड्रोन खरीदने का सुनहरा मौका, योगी सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो किसान भाई लोग अपने फसलों वगैरह पर दवाओं के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो योगी सरकार अभी कृषि संयंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। न सिर्फ ड्रोन बल्कि कृषि में काम आने वाले और भी कई संयंत्र किसान भाई लोग इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करके खरीद सकते हैं, और आपको अच्छी खासी सब्सिडी का फायदा भी मिल जाएगा। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बीते 3 दशकों में धरती के 77% हिस्सों में जलवायु शुष्क हुई, 40% से ज्यादा हिस्सा सूखा। देखिए मतलब जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में कितना गंभीर असर दिख रहा है। भारत में भी लगभग 1/3 ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसमें प्रभाव देखने को मिला। गर्मी पर भी एक चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि तापमान में 1.5 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 2024 दुनिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा। युवाओं पर भी गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिला। यूरोप जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोपरनिक्स के अध्ययन में ये रिसर्च सामने आई है। चलिए खबर है दोस्तों, केंद्रीय सचिवालय की इमारतों का निर्माण भी 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा में सरकार की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वही खबर देखिए आप, यूपी बरेली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि हिंदू दंपति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने बुलडोजर को भी शांति का प्रतीक बताया। पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा देखिए दोस्तों, दिव्यांगों को भी मिलेगी नौकरी। पंजाब में दिव्यांग कोटे के 1754 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और खबर है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। जनवरी 2025 में मतदान होंगे। क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी खबर आ रही कि क्रिप्टो की आड़ में टैक्स चोरी कर रही कई कंपनियां। अब सरकार के रडार पर आए कई एक्सचेंज। हाल ही में सरकार ने बताया कि बिनांस, वजीरक्स और CoinDCS जैसे कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा GST चोरी के मामले पकड़े गए। सरकार जल्दी अब इन एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। वहीं हज यात्रियों के लिए अपडेट है। भारत से साल 2025 में 1,75,000 लोग हज पर जा सकेंगे। सरकार ने हज कोटे पर संसद में ये बात की जानकारी भी दी है। वही देखिए बाबा आसाराम को फिर मिली इलाज के लिए छूट। 17 दिन के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। माधोबाग अस्पताल में होगा इलाज। चलिए खबर है, बिहार के इस सरकारी अस्पताल में जल्द ही शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा भी। हॉस्पिटल की छत पर हेलीपैड भी बनाया जा रहा। बिहार के पटना स्थित PMCH हॉस्पिटल में ये नई सुविधा शुरू करने की तैयारी भी हो चुकी है। और खबर देखिए महाराष्ट्र के अब इस गांव में EVM से मतदान को बैन किया गया। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ। DM ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के कोलेवाड़ी ग्राम सभा में ये फैसला लिया गया कि EVM के बजाय पारंपरिक मतपत्रों के जरिए चुनाव कराया जाएगा। चलिए खबर है, झारखंड में लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने रविंद्रनाथ महतो। हेमंत बाबूलाल और जयराम ने रखा था इनके नाम का प्रस्ताव। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, लालू यादव बोले कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता करें, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। हाल ही में आपको पता होगा बंगाल CM ने भी कहा था कि मैं इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करने के लिए तैयार हूं, तो अब इस पर ये लालू यादव का भी बयान आया। वहीं भाजपा का भी कहना है कि दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने हाउस खाली नहीं किया। भाजपा ने वीडियो भी जारी किया और कहा कि कोविड के दौरान मकान की मरम्मत पर 45 करोड़ खर्च किए। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए यूपी रोडवेज भी बनाएगा 8 अस्थायी बस स्टेशन।
चलिए अगला अपडेट देखिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में जर्मन संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। भारत जर्मन के रिश्तों पर बातचीत हुई। वहीं खबर है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इस वर्ष नवंबर तक 1869 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि जारी की गाँव के विकास के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और कृषि को लेकर भी सरकार का कहना है कि 28 अरब 17 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसलों, मौसम और पानी के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए ये डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। और खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की राजधानी मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर उन्होंने बल दिया। और खबर देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिकी यहूदी समिति के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि 24 से बढ़कर 41% हुई ग्रामीण महिला श्रम शक्ति की भागीदारी। मतलब महिलाएं भी अब हमारे देश में जिम्मेदार बन रही है, श्रम शक्ति में आगे बढ़ रही है। और खबर है कि 2018 तक केंद्र सरकार के 80% से भी ज्यादा कार्यालयों का कामकाज ऑनलाइन किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से बात की जानकारी दी गई। वहीं एक्सपोर्ट पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 10% की दर से बढ़ रहा हमारे देश में एक्सपोर्ट सर्विसेज, फाइनेंस, लॉ और मैनेजमेंट में रोजगार की भरमार होगी आने वाले कुछ सालों में। 2030 तक इन सेक्टर में भी अच्छे खासे रोजगार पैदा होंगे, है ना। और डेंगू पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की जान चली गई। अब तक 6000 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। और खबर है, ITR रिटर्न अगर आपने अभी तक भी नहीं भरा तो भर लें, 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। लास्ट चांस है 31 दिसंबर तक का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया। वहीं खबर देखिए दोस्तों, दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण भी किया। इसका वजन तकरीबन 300 किलो से भी ज्यादा है। और खबर है, शाहजी एन करुण को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। केरल सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। वहीं देखिए, तेलुगु महिला बैंकर को 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में भी सम्मानित किया गया। ये 43 वर्षीय महिला है जिनको ये बैंकिंग सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर मतलब इंटरनेशनली इन्हें वुमेन वी एडमायर द्वारा 2024 की बैंकिंग क्षेत्र की उभरती महिलाओं के नेता के रूप में चुना गया। ओके, और वही खबर देखिए, आप पीएम मोदी से मिलने पहुंची कपूर फैमिली। रणबीर, आलिया और सैफ करीना दिल्ली पहुंचे। राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यह इवेंट करवाने की तैयारी की जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री से भी खबर है, 800 करोड़ के क्लब में शामिल हुई पुष्पा 2 द रूल फिल्म स्त्री 2 के साथ कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पुष्पा 2 ने अपने हिंदी वर्जन में भी बीते रविवार को भी रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में 86 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में अभी 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है एक फिल्म। वही खबर देखिए, सनी देओल ने अनाउंस की अपनी रामायण फिल्म में एंट्री। कहा कि ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर, 10 शहरों में बनेगा एयरपोर्ट। मुजफ्फरपुर, मधुबनी का भी सपना पूरा होगा। और वो बिहार के 10 कौन कौन से शहर हैं जहां एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की। बोले कि सशक्त भारत के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी है। इस योजना के तहत यूपी सरकार भी अब 5-5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देगी, है ना। और वही देखिए, यूपी कानपुर में 80 गाँव की जमीन KDA में शामिल हुई। नोएडा के जैसे बनेंगे आशियाने। जनता को भी कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। और कानपुर में न्यू सिटी योजना के तहत 80,000 वर्ग मीटर में जल्दी फ्लैट बनाए जाएंगे। जमीन अधिग्रहण का सर्वे भी पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, राजस्थान में रोडवेज प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। 200 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर ली जाएगी। वहीं प्रवासी राजस्थानियों के व्यापार में मदद करने के लिए भी एक अलग से विभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने विकास में अहम रोल निभाने की अपील की है। खबर है दोस्तों, देश में खनन उद्योग के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा विश्व का पहला जिंक पार्क, जो कि राजस्थान में बनने जा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 23 PCS अफसरों के तबादले किए गए, बदले गए। वहीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देखिए, लीरेन की वापसी हुई। गुकेश को हराया गया। 12वीं बाजी के बाद स्कोर 6-6 से बराबर रहा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Redmi Note 14 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय मार्केट में लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 18,999 रुपए। और बाइक लॉन्चिंग पर भी खबर देखिए, TVS रोनिन का 2025 मॉडल रिवील किया कंपनी ने। इसमें आपको कई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह और नए कलर ऑप्शन भी मिलेंगे। वहीं रेनो कंपनी ने रस्टर का सोलो डकार एडिशन भी लॉन्च किया। 2025 में भारत में रिवील होगी है। और देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हुआ। OBC आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मिली मंजूरी। जल्द ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, CAA के तहत गोवा राज्य में पहली बार मिली पाकिस्तानी शख्स को नागरिकता। 43 साल बाद अब पाकिस्तानी भारतीय कहलाएंगे। कराची में जन्मे इस शख्स को केरल सरकार ने CAA कानून के तहत ये नागरिकता दी है। ओके, और चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो राजस्थान के भजनलाल सरकार की ये घोषणा तो मैंने आपको बताई कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। मुख्यमंत्री बोले कि हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट
होगा प्रवासी दिवस। वहीं राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया आदेश जारी हुआ। अब एग्जाम की ओएमआर सीट देख सकेंगे स्टूडेंट। धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया। और दोस्तों राजस्थान में आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाले पर खबर आ रही है। 135 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई। ईडी ने अलग अलग जिलों में कार्रवाई की। मुकेश और राहुल मोदी के नाम पर थी ये प्रॉपर्टी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में केन बेतवा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 25 दिसंबर को होगा। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव। भूमि पूजन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया। और मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना कि 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऊर्जा विभाग में 2573 वैकेंसी के लिए 24 दिसंबर से आवेदन होंगे और शिक्षा विभाग में भी 35,357 पोस्ट जल्दी निकाली जाएगी। वहीं खबर है दोस्तों एमपी में एक्सीलेंस कॉलेज में रोजगार स्वरोजगार व अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन होने जा रहा। 21 कंपनियों में 2700 पदों पर भर्ती के लिए ये आवेदन कर सकते हैं युवा। और खबर देखिए एमपी सरकार की नई पहल, स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे अब ट्रैफिक रूल्स। पुलिस भी मदद करेगी इस नए सिलेबस बनाने में। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री बोले कि जैसे बच्चे संस्कृति सीखते हैं वैसे ही यातायात के नियम भी सीख जाएंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ को भी टीबी और कुष्ठ रोग मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की है सरकार ने। निक्षय निरामय पहचान और इलाज अभियान की शुरुआत की है। अगले 100 दिन में मरीजों की पहचान की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। और खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की 7 आवासीय परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई। ईडब्ल्यूएस पर 80 व LIG पर 40,000 सब्सिडी मिलेगी। इधर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। खास करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन पर घंटों बैठने की बजाय अपने इंटरेस्ट का काम करिए तो आप सफल अवश्य होंगे। बहुत ही अच्छी और गहराई की बात कही है इन्होंने। और खबर है दोस्तों यूपी के पुलिस विभाग में भी 100 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए जाएंगे। वही देखिए यूपी चंदौली में 11 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन भी होगा। और आगरा ताजमहल के पास ऑटो के लिए पिकअप ड्रॉप पॉइंट भी बनाए जाएंगे। वही खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने SDM को ज्ञापन भी सौंपा। यूपी बांदा में धान खरीद केंद्रों पर व्यापारियों पर किसानों का शोषण करने का आरोप भी लगाया। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च, बिहार के गंगा से सटे 6 जिलों में पानी में लेड और आर्सेनिक पाया गया। ये पानी पीने वाली माताओं बहनों के नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध भी खतरनाक है। एक्सपर्ट बोले कि इससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ पर असर पड़ता है। मतलब बिहार के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें माँ का दूध भी जहरीला हो गया है। देखिए जरा आप गंगा के तटीय इलाकों वाले वो 6 जिले कौन कौन से हैं? समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा। इनमें माँ के दूध पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और दूध में भी लेड शीशा पाया गया। देखिए जरा आप। चलिए अगली खबर है हरियाणा में $1.25 मिलियन खर्च करेगा USA। 1 लाख नौकरियां भी मिलेगी, राज्य का विकास भी होगा। और खबर है हरियाणा में भी सुख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की घोषणा हुई। 18 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 19 जनवरी 2025 को वोटिंग होगी। इधर पंजाब अमृतसर निकाय चुनाव वगैरह के लिए भी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी इन चुनावों के लिए अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। और दोस्तों पंजाब के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक बड़ी घोषणा देखिए आप। डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू किया जाएगा। 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एक तो नीट प्री PG काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया को रद्द किया गया। इन सर्विस कैंडिडेट को अब अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। वहीं अच्छी खबर है अब 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र भी BSc वगैरह कर पाएंगे। UGC की तरफ से ये नई सुविधा शुरू कर दी है। 2025 से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट में आपने कोई भी पढ़ाई की हो, आप ग्रेजुएशन अपने मन चाहे सब्जेक्ट में कर पाएंगे, ऐसा है ना। और दोस्तों CUET UG में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं। अब केवल CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ही ये आयोजन होगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी। और भी कुछ बदलाव वगैरह देख सकते हैं आप एग्जाम ड्यूरेशन टाइमिंग वगैरह में। और UPSC ने CSE मेंस के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं। 2845 कैंडिडेट पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी हुआ। 12वीं के एग्जाम 1 मार्च से और 10वीं के 3 मार्च से शुरू होंगे। सरकारी नौकरियों पर अपडेट है दोस्तों। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में 588 पदों पर भर्ती हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 10 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू होंगे। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं मार्च में होगी। ओके चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। सीरिया पर अमेरिका और इजराइल के बाद अब तुर्की ने भी हमला किया। उत्तरी इलाके पर कब्जा किया। वहीं सीरिया छोड़ भागे असद को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पनाह दी। तुर्किया 6 महीने पहले से ही जानता था कि विद्रोही तख्ता पलट करेंगे। भारत भी बोला कि सीरिया वगैरह के हालातों पर हमारी नजर है। और खबर देखिए ICC ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को भी बैन किया। प्लेइंग 11 नियमों का उल्लंघन किया। खबर है म्यांमार में भी विद्रोही गुट ने एक और शहर जीत लिया। बांग्लादेश से सटे माउंट दाव पर भी कब्जा किया। ओके और अंत में दोस्तों आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। मिथुन राशि के लोगों की पुरानी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। मेष राशि के लोग जॉब और बिजनेस में अहम फैसले लेंगे। और वृष राशि वालों को तरक्की के मौके भी मिल सकते हैं। और खबरें आज काफी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन मैं दोस्तों चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, आपको क्विकली सारे अपडेट मिल जाए, इसीलिए कुछ दिन लंबे हो जाते हैं वीडियो। और हाँ बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार नए साल 2025 में कौन सी योजना शुरू करने जा रही है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।